देखो एक तो ये क्वेश्चन था इसमें, इस क्वेश्चन में बताओ, ये बताना है या हो गया? लाइट रे जब बाहर निकलेगी, इस केस में लाइट रे जब बाहर एग्जिट होगी, इमर्ज होगी, तो फाइनली वो कौन सा रास्ता लेगी? तो इसमें हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, देखो ये इधर की तरफ टूवर्ड्स बेंड होगी, क्यों? फिर ये अवे बेंड होगी, फिर इसके बाद फिर ये इधर की तरफ बेंड होगी, और फिर ये इसी पाथ के लॉन्ग जाएगी वो, क्यों? क्लियर है ना? लेटरल शिफ्ट की जो वैल्यू है, लेटरल शिफ्ट दोनों स्लैब्स के लिए सेम आएगा, लेटरल शिफ्ट दोनों स्लैब्स के लिए सेम आएगा, जिसकी वजह से ये जिस लाइन के लॉन्ग आ रही है उसी लाइन के लॉन्ग फाइनली इमर्ज हो जाएगी। कर लिया होगा ना ये क्वेश्चन? यस नेक्स्ट ये क्वेश्चन था। सर। इस वाले में सर एक डाउट ये है हाँ कि सर मतलब जो दिया है 21 सेंटीमीटर टोटल कंटेनर की हाइट है, हाँ और उसमें कुछ मतलब अमाउंट ऑफ वाटर भरा है हमने। सर हाँ। क्या जो ऑब्जर्वर है वो मतलब कंटेनर के टॉप से ही देख रहा है, कंटेनर से भी ऊपर देख रहा है? अब वो ये हम कहीं लोग को अज्यूम करना। अपियर की बात कर रहा है, वो तो ऊपर से ही देख रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो कंटेनर है ये h हाइट तक फिल्ड है, ठीक है? अब देखो h हाइट तक फिल्ड होने से क्या होगा कि जो इसका बॉटम है ये इसको थोड़ा ऊपर अपियर होगा, बॉटम इसका थोड़ा ऊपर अपियर होगा। अब वो ये कह रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो हाफ फिल्ड है, तो इस लाइन का क्या मतलब है? तो देखो अगर उसको लग रहा है हाफ फिल्ड है, इट मींस कि जितना उसको पानी का डेप्थ लग रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डेप्थ लग रहा है सरफेस से, उतना ही उसको सरफेस से लेके जो उसका एज है वेसल का वो लग रहा होगा। तो सरफेस से एज की डिस्टेंस उसके लिए कितनी हो गई? तो सरफेस से एज की डिस्टेंस उसके लिए हो गई 21 माइनस एच। और वो ऑब्जेक्ट कहाँ अपियर हो रहा होगा उसको, तो ऑब्जेक्ट का जो एपरेंट डेप्थ होगा वो होगा एच अपॉन म्यू। तो यहां से तुम्हें एच मिल जाएगा। ये है मतलब हाफ फील्ड अपियर होने का मतलब ये थोड़े ना है कि उसको 10.5 नजर आ रहा होगा। हाफ फील्ड अपियर होने का मतलब ये है कि जितना उसको पानी नजर आ रहा है उतना ही उसको खाली नजर आ रहा है, यानी कि जो खाली वाला पार्ट है उसकी लेंथ एपरेंट डेप्थ के इक्वल करेंगे। क्लियर है? बताओ। यस सर। नेक्स्ट ये वाले में इसका आंसर क्या आ रहा आंसर तो पता नहीं, निकालते हैं। है? एच एल इन टू। हाँ एच एल एन टू या एच अपॉन एल एन टू ऐसे ही कुछ आएगा। पता हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी। कह रहा है द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट h एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विथ डेप्थ y फ्रॉम द टॉप एज गिवन है। तो एक तरह से क्या है कि एक स्लैब बना लो, सबसे बढ़िया है। तो स्लैब बना ली अगर तुमने, तो इस स्लैब का ये थिकनेस दिया हुआ है h, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, y डिस्टेंस पे एक dy थिकनेस का ये एक डिफरेंशियल ग्लास स्लैब कंसीडर करेंगे, और इस डिफरेंशियल ग्लास स्लैब का जो म्यू है वो 1 प्लस वाई बाई एच के इक्वल है, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि उसको डेप्थ कितनी नजर आ रही होगी एटमॉस्फेयर की। तो मान लेते हैं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ये देखना है हमको कि इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से, इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से कितनी शिफ्टिंग है। तो शिफ्टिंग हर एक की हम ऐड कर देते हैं। तो शिफ्टिंग ड्यू टू डिफरेंशियल एलिमेंट, तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट की जो शिफ्टिंग होगी dx वो बन जाएगी dt, dt की जगह होगा dy, और 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये हो जाएगा dy ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। 1 अपॉन म्यू का मतलब हुआ 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एच। देखो ध्यान से, तो हमें टोटल शिफ्टिंग अगर चाहिए तो हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे,
तो ये टोटल शिफ्टिंग हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस एच इंटू डी वाई, और y को इंटीग्रेट करेंगे 0 से h। तो जो एपरेंट डेप्थ आएगी या एपरेंट थिकनेस आएगी, तो एपरेंट थिकनेस की वैल्यू हो जाएगी h में से हम ये डेल्टा x सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आता है h ln2। सर हमने हाँ बोलो, क्या डाउट है इसमें बताओ। सर हमने सिर्फ मतलब शिफ्टिंग नहीं निकाली, जैसे मतलब टोटल लेंथ ऑफ जो वो था मतलब थिकनेस, उसको एच था, एच ही रखा। दो फिर मिनट सर। देखो इंटीग्रेट तो शिफ्टिंग ही होगी, क्योंकि देखो कुछ भी कैलकुलेशन कर रहा है उसका मतलब भी तो निकलना चाहिए। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है ऐड करना। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि हर एक स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो हमने किसी जनरल स्लैब का शिफ्टिंग निकाला कि जनरल स्लैब की वजह से कितना शिफ्ट होगा, और हर एक स्लैब के शिफ्टिंग को ऐड किया है। ठीक है ना, पूरे के पूरे स्लैब के लिए डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये सर समझ। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमें इसमें जो पढ़ना है वो है नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था थोड़ा बहुत, रिफ्रैक्शन थ्रू वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, सपोज इधर हो गया ये एक्स एक्सिस, इधर हो गया ये वाई एक्सिस, और हम एज्यूम करते हैं कि वाई डायरेक्शन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और एज्यूम कर लेते हैं कि इंक्रीजेस विथ कोऑर्डिनेट वाई। मतलब जैसे जैसे हम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। और लाइट रे हमको इनिशियली दी हुई है, एंड सपोज हमको इनिशियली लाइट रे इस तरह से दी हुई है, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये जहां से इंसिडेंट हो रही है वो सपोज एयर है, एयर है, या जनरल केस में कुछ भी ले लेते हैं। तो जनरल केस में इसको हम म्यू इक्वल टू म्यू नॉट ले लेते हैं, और म्यू इक्वल टू म्यू नॉट में वो वाई एक्सिस से आई नॉट एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। तो हमें ये पता करना है कि जब ये लाइट रे आगे बढ़ेगी, अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरल है, हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, तो ये जो लाइट रे है ये हमको सीधी नजर नहीं आएगी। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे नजर आएगी। इसको विजुलाइज करने के लिए क्या करो, एज्यूम कर लो कि ऐसे कई सारे अगर स्लैब्स हैं, ठीक है, कई सारे स्लैब्स हैं विच आर पैरेलल, म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 म्यू5। तो हम लोगों ने इसमें एक बात ये पढ़ी थी कि जब लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेगी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या इसमें हर पॉइंट पे, इस केस में हर पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और अगर ये बोलें कि जो म्यू1 है म्यू2 है म्यू3 है ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लगेगा, ये जो लाइट रे है क्या ये बेंड होती जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये जो मैंने राइट साइड में फिगर बनाया ये क्लियर है, बताओ। क्योंकि जो राइट साइड में फिगर बनाया है एग्जैक्टली वही काम हमें यहाँ पे करना है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि राइट साइड में म्यू1 म्यू2 म्यू3 इन सबके कुछ थिकनेस हैं,
इन सबके कुछ थिकनेस दिए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि बीच में कुछ देर के लिए ये लाइट रे स्ट्रेट चलेगी, जैसे इतने पार्ट के लिए स्ट्रेट चलेगी, फिर इतने पार्ट के लिए स्ट्रेट चलेगी, फिर इतने पार्ट के लिए स्ट्रेट चलेगी, यानी बाउंड्रीज पे ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, जब म्यू वाई का फंक्शन दिया होगा तो इसका मतलब है कि हर डिफरेंशियल पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, यानी हर जगह मुड़ रही होगी। अब जब हर जगह मुड़ रही होगी तो वो हमको स्ट्रेट लगेगी नहीं, वो पूरा का पूरा कर्व ही लगेगी। और क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये तो ओरिजिन हो गया, तो ये कुछ देर के बाद लाइट रे इस तरह से ये कर्व बनाते हुए यहाँ पहुंचेगी। तो लेट अस अज्यूम कि ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया x, y जनरल पॉइंट है। अब ये बताओ कि अगर म्यू वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो क्या जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल, क्या नॉर्मल भी जो होगा वो वाई डायरेक्शन के पैरेलल बनेगा? ये बताओ, नॉर्मल वाई डायरेक्शन के पैरेलल बनेगा? जैसे ये स्लैब वाला केस देखो, स्लैब में म्यू वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे किसी भी स्लैब का तो वाई के एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। ठीक है, देन इसके बाद हमें ये देखना है कि अगर हम इस पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखो ये टेंजेंट किस तरह से आएगी, ये बनेगी टेंजेंट यहाँ पे, देखो मतलब हमने x, y पे टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और x, y पे नॉर्मल ड्रॉ किया है। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में ये वाला जो एंगल है ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हमको मालूम है कि इस तरह से कंटिन्यूअस स्लैब्स अगर दी हुई हैं तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू साइन आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, म्यू साइन आई इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे यानी ओरिजिन पे और जनरल पॉइंट पे यानी पी पॉइंट पे, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ओ एंड पी, तो देखो ओ पे हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट साइन आई नॉट और पी पे लिखेंगे म्यू वाई का जो फंक्शन दिया हुआ है इनटू साइन आई। देखो तो यहां से तुम्हें साइन आई की वैल्यू मिल जाएगी, अगर चाहिए तो साइन आई मिल जाएगा म्यू नॉट साइन आई नॉट अपॉन म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। पहले यहां तक बताओ कोई डाउट है तो, जितना मैंने लिखा है उसमें। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो रहा है कि हर स्टेप पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, हर स्टेप पे लाइट रे मुड़ रही है, तो वो एक तरह से कर्व बनाएगी। तो हमें जनरली फाइंड करना होता है कि वो जिस कर्व के अलोंग चल रही है उस कर्व का क्या इक्वेशन है, या फाइनली कहाँ पे निकलेगी, या फाइनली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक्स डायरेक्शन में। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले हमें उसका कर्व चाहिए, तो सब कर्व निकाल रहे हैं हम लोग। पहला स्टेप मैंने इसमें स्नेल्स लॉ लगाया ओ पे और पी पे। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं। इसके बाद ये वाला एंगल ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल क्या 90 माइनस आई आएगा। ये एंगल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कर्व निकालने के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब हुआ dy upon dx, and this is also equal to tan theta where theta is made from positive x axis। तो ये tan of 90 minus i आएगा, and tan of 90 minus i का मतलब हो गया cot i। ठीक है, अब अगर हम ट्रायंगल बना के साइन आई पता है, कॉट आई निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं ना। ये वाला एंगल आई हो गया, साइन आई की वैल्यू है म्यू नॉट साइन आई नॉट, और यहाँ हो जाएगा म्यू एज ए फंक्शन ऑफ आई। तो अगर हम इसका बेस निकालेंगे तो बेस की वैल्यू निकाल पाएंगे, कितने हो जाएगी, म्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आई नॉट माइनस म्यू वाई, म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई होल स्क्वायर। ठीक है ना, कहने का मतलब ये जो कॉट आई है ये भी हमको y के फंक्शन में मिल जाएगा, और y के फंक्शन में मिल जाएगा अगर, तो हम लोग क्या करेंगे डी वाई अपॉन फंक्शन ऑफ y, और इधर dx इसको रख के इंटीग्रेट कर देंगे 0 से y 0 से x। ठीक है ना, और इसके बाद हमको हेंस वी गेट पाथ ऑफ रे।
ये प्रोसेस है। देखो क्वेश्चन अभी करके देखते हैं, बट इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर स्लोप ऑफ टेंजेंट से समझ नहीं आया। स्लोप ऑफ से समझ नहीं आया कैसे किया। स्लोप ऑफ टेंजेंट 90 माइनस आई, tan ऑफ 90 माइनस आई लिखा है, ये क्लियर है ये वाला स्टेप? हाँ सर वो वाला तो पता है कि tan 90 डिग्री माइनस आई हुआ, फिर उसमें cot i के इक्वल हुआ, फिर f ऑफ y, उसके बाद जो आपने ट्रायंगल बनाया उससे नहीं समझ। अरे वो छोड़ो, मैंने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, तुम भी कर सकते हो। वो वैल्यू दी होगी तो निकाल लोगे ना। अरे साइन आई पता है तो कॉट आई नहीं निकाल पाओगे? हाँ सर निकाल सकते। वही किया है, मतलब मुझे नहीं करना चाहिए उतना, तो मैथ पता ही है। साइन आई मालूम है, कुछ भी दिया हुआ है साइन आई, कॉट आई निकाल सकते हैं ना, पूरा निकाल के यहाँ रख दो। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स वाई के फंक्शन में मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर देना है वाई और डी वाई एक साथ। अगर एक्स आएगा तो एक्स और डी एक्स एक साथ इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है यहाँ तक बताओ। देखो इसमें ये आईआईटी का ही क्वेश्चन है, करो ट्राई इसको। मेथड एग्जैक्टली सेम वही लगेगा जो हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर कर दीजिए। तो 4y की पावर 1/4 इक्वल टू रूट के इंटू एक्स, पहले पार्ट। हाँ के का वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, के 1 दिया हुआ है। इसमें ये फंक्शन ध्यान से देख लो, ये जो फंक्शन दिया हुआ है और ये वही है जैसे मैंने बताया कि y के हिसाब से अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ठीक है। तो ये हो गया सपोज y एक्सिस, ये हो गया सपोज x एक्सिस, देखना ध्यान से। अच्छा यहाँ पे जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ना, इंसिडेंस हो रही है ग्रेजिंग एंगल पे। ग्रेजिंग एंगल समझे क्या हो गया? ग्रेजिंग एंगल का मतलब है कि ऑलमोस्ट वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। मतलब क्या होगा, 90 से थोड़ा सा कम होगा, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 है वो, तो वो इधर की तरफ इस तरह से मुड़ेगी। तो ये पॉइंट हो गया सपोज x, y, और हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ये बन जाएगा और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ये बन जाएगा, ये वाला एंगल आई होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस आई होगा। तो अगर हम सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाएं पॉइंट ओ पे और पॉइंट पी पे, तो देखो ओ पॉइंट पे ये एयर से आ रही है, एयर से आ रही है यानी कि यहाँ का म्यू इक्वल टू 1 हो गया। तो वहां लिखेंगे म्यू इंटू साइन आई यानी कि साइन 90 इज इक्वल टू पी पॉइंट का म्यू कितना होगा, तो पी पॉइंट का म्यू दिया हुआ है देखो, y टू दी पावर 3/2 प्लस 1 पावर 1/2 और इंटू साइन आई। के को मैंने 1 ले लिया है, के की वैल्यू 1 दी हुई है अप्रोप्रिएट यूनिट्स में। तो यहाँ से साइन आई की वैल्यू निकल आई, साइन आई आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y टू दी पावर 3/2 प्लस 1। देखो साइन आई आ गया। इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx और ये बनेगा cot i के इक्वल। अब साइन आई दिया हुआ है तो cot i कितना हो जाएगा, cot i की वैल्यू निकाली कितनी आती है, y टू दी पावर 3/4 1 आ रही होगी, क्यों? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? अब y के टर्म से एक तरफ ले लो, यानी y टू दी पावर -3/4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से x 0 से y, तो ये देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 y टू दी पावर 1/4। ये इक्वेशन आ रही है, बताओ आ रही है ऐसी? यस सर। अब इसमें देखो कि एट y इक्वल टू 1, एट y इक्वल टू 1 x की वैल्यू 4 आ रही है, यानी ये जिस पॉइंट से
जिस पॉइंट पे ये पहुंचेगी एट y इक्वल टू 1, ये पॉइंट हो गया y इक्वल टू 1 वाला, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कितना कोऑर्डिनेट बनेगा, ये बनेगा 4,1। कोऑर्डिनेट भी निकालना है ना हमको, ये कोऑर्डिनेट हो गया 4,1। ठीक है, इसके बाद पूछा हुआ है कि सबसीक्वेंट पाथ कैसा होगा। तो देखो बाहर अगर फिर से एयर है तो इसका जो पाथ होगा वो यही वाला बन जाएगा जिस पाथ के लॉन्ग आ रही थी, क्योंकि एयर में आते ही उसका एंगल कितना बन जाना है, 90 डिग्री। तो बाद में उसका जो सबसीक्वेंट पाथ है वो वही रहना है जिस डायरेक्शन में वो आ रही थी, बीच में केवल इसका कर्व बनेगा। क्लियर है, देख लो सारी चीजें निकल आई नहीं निकल आई। देखो ध्यान से, सारी चीजें आ गई नहीं आ गई, कोई डाउट है बताओ। क्लियर है, नेक्स्ट करोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो। देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। देखो है तो सिमिलर क्वेश्चन ही, और इस फिनोमेना को प्रैक्टिकली हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिराज। सुना हुआ है ये। नॉर्मली क्या होगा, जैसे ड्यूरिंग हैवी समर्स, अगर मान लो कि वो जो रोड है वो एकदम दूर तक कोई व्हीकल नहीं है, तो तुमको ऐसा नजर आएगा, अगर कस के सनलाइट है 12 बजे 2 बजे, तो तुमको ऐसा नजर आएगा कि कुछ दूर के बाद उस रोड पे तुम्हें रिफ्लेक्शन सा फील होगा कि वहां कुछ पानी जैसा पड़ा हुआ है। तो उसको हम लोग ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं, एंड दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज टर्म्ड एज मिराज। ये किस वजह से होता है, क्योंकि रोड के पास जो टेम्परेचर है, मतलब ग्राउंड पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एयर की डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो होता क्या है कि जो लाइट रे है वो स्ट्रेट नहीं रह जाती है, जो हम रोड देख रहे हैं वो थोड़ी सी बेंड होगी, और वो इस तरह से बनेगी जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो होता क्या है कि हमको एक ऐसा पोर्शन होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी जिसके बियॉन्ड हमको क्लियरली नहीं दिखाई देगा ड्यू टू दिस ऑप्टिकल इफेक्ट। ठीक है, और क्यों ऐसा हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रे है, जो यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है ग्राउंड के पास में, ठीक है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एन नॉट, और यहाँ पे जो लाइट रे है, ये ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर एंगल आई बन रहा है तो सेम वैसे ही चलते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, एन नॉट इंटू साइन 90 इज इक्वल टू एन नॉट अंडर रूट 1 प्लस ए वाई इंटू साइन आई। तो तुम्हें यहाँ से साइन आई का वैल्यू मिलेगा, साइन आई मिल जाएगा 1 अपॉन, साइन आई मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए वाई, साइन आई मिल गया। और उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स अगर निकालें तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू tan ऑफ 90 माइनस आई बनेगी, जिसको लिखेंगे हम लोग कॉट आई, और कॉट आई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, कॉट आई कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए वाई बनेगा। यस सर। बस इसको इंटीग्रेट करो
तो dy अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू x, फ्रॉम 0 टू y। तो देखो x और y में क्या रिलेशन मिलता है, x इज इक्वल टू क्या आता है, टू रूट वाई अपॉन एक्स आएगा, टू रूट वाई फिर अपॉन रूट ए। 2000 2y अपॉन a अंडर रूट, ये आ रहा है। टू टू बाहर आएगा सर, तो 1/2 हो जाएगा ना, तो टू ऊपर चला जाएगा वाई को इंटीग्रेट। तो ये आ रहा है 2 रूट वाई बाई ए, और y की वैल्यू रख दो तो कितना आता है फाइनल आंसर, 2000। 2000 आ गया सर। यानी कि 2 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है ना। तो बियॉन्ड 2 किलोमीटर उसको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड मिराज। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही बस मेथड है कैसे सॉल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इसमें बताओ। सर कैलकुलेशन तो समझ में आ गई, ये मतलब हुआ क्या क्वेश्चन में? अरे सेम सेम क्वेश्चन है जो पहले किया, इसके पहले किया वो सेम ही है। हो क्या रहा है ना, देखो वो ये रहा है कि जब हम किसी चीज को देख रहे हैं, मान लो हम रोड को देख रहे हैं, तो रोड पे जो भी ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट रे हमारी आईज में आ रही है, तभी तो हमको दिखाई दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि रोड के उस पॉइंट से जो लाइट रे चल रही है वो स्ट्रेट आ ही नहीं रही है, वो तो कर्व बनाते हुए आ रही है। यस सर। ठीक है, अब उस कर्व बनाने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना कम है कि वहां पे एंगल 90 डिग्री बन जा रहा है जाके। यस सर। उसके बियॉन्ड वाले पॉइंट होंगे, मतलब ये जो पॉइंट हमको नजर आ रहा है इस पॉइंट तक का डिस्टेंस नजर आएगा, भले ही वो कर्व नजर आए, नजर आएगा, लेकिन बियॉन्ड दिस पॉइंट जो रे होगी वो हमारे पास आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये लास्ट रे है जो ग्रेस करते हुए पहुंच रही है। यस सर। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। तो ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसको हम लोग मिराज बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में यही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट फेनोमेना जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल। और उस लास्ट रे की वजह से ही हम लोग को मिराज दिखता है। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें आएगा अभी थोड़ा सा मिराज, इसमें भी बताऊंगा। ठीक है ना, एक तरह से कैलकुलेशन उसकी हम लोगों ने कर ली है, उसका थोड़ा सिग्निफिकेंस इसमें और समझ में आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है समझते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखना है हमको कि व्हेन a light ray travels from denser to rarer, ठीक है ना। तो TIR शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो TIR की पहली कंडीशन तो यही है कि लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल होनी चाहिए, डेंसर टू रेरर। अब जरा बनाते हैं सिचुएशन। देखो जो भी लाइट रे डेंसर टू रेरर आ रही है, ठीक है, सपोज ये है सिचुएशन, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। तो ये बताओ कि जब ये डेंसर टू रेरर जा रही होगी तो एंगल आई और एंगल आर में कौन बड़ा होगा, क्यों भाई? अगर लाइट रे डेंसर टू रेरर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और होगा तो आर की बड़ा होगा वैल्यू ज्यादा होगी। बताओ ये क्लियर है पहला फिगर। दूसरा फिगर देखते हैं। अब सपोज ये बताओ कि अगर हम इस लाइट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम बढ़ाते जाएं, मतलब आई को बढ़ाएं, ये बताओ अगर आई को बढ़ाओगे तो क्या आर भी बढ़ेगा? तो पहले 90 डिग्री कौन पहुंचेगा, मतलब आई बढ़ा रहे हैं आर भी बढ़ेगा, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आई इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा, तो पहले 90 डिग्री कौन पहुंचेगा, आई 90 पहुंचेगा या आर पहुंचेगा? आर पहले 90 डिग्री पहुंचेगा, करेक्ट। मान लेते हैं ये तुम लोग के बैकग्राउंड में इतना शोर होता है, तुम लोग पढ़ते कैसे हो?
आर का वैल्यू पहले 90 डिग्री पहुंचा और ये वाला एंगल हो गया, इस एंगल को हम एक नाम दे रहे हैं, स्पेशल नाम, वी कॉल इट आईसी, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। आईसी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जब रिफ्रैक्शन, कैसा रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। ग्रेजिंग वर्ड का मतलब है 90 डिग्री एंगल है। अब कई बार होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस में आई 90 हो जाएगा, ये है ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन, तो इसमें रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब है आईसी तक एंगल 90 डिग्री है। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट में ये लिखें कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज्ड, तो अब बताओगे कि और अगर एंगल इंक्रीज करेंगे तो अब रिफ्रैक्शन तो खत्म हो गया ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो पूरा कवर हो गया 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो अब जो फिनोमेना होगा उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज्ड बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, then light ray undergoes complete internal reflection, ठीक है, known as total इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग TIR बोल रहे हैं। तो ये हो गई सेकेंड कंडीशन। डायग्राम कैसा बनेगा तो फिर से देखोगे ध्यान से, तो इस बार अगर ये एंगल आई, जो एंगल आई है, दिस शुड बी ग्रेटर देन IC होना चाहिए, और लाइट रे कहाँ से कहाँ पर ट्रेवल होनी चाहिए, डेंसर टू रेयर होनी चाहिए। तो उस केस में ये लाइट रे 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, और क्योंकि 100% रिफ्लेक्शन है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जब भी लाइट रे किसी सरफेस पर टकराएगी तो पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। हम कभी भी नहीं बोल सकते कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है या 100% रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें 100% रिफ्लेक्शन होता है, यानी कोई भी लाइट रे बाहर नहीं आएगी निकल के, हर एक लाइट रे का 100% रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि 100% इसलिए टोटल वर्ड यहाँ पे ऐड किया हुआ है इसके नाम में। टोटल यानी कंप्लीट, इंटरनल तो समझ में आ ही रहा है, क्योंकि लाइट रे डेंसर मीडियम में है तो डेंसर में ही रहेगी, वो रेयर में नहीं आ पा रही है, तो इट इज इंटरनल एंड रिफ्लेक्शन। अगर हमें आईसी निकालना हो तो आईसी निकालने के लिए देखो ये वाले फिगर में तो स्नेल्स लॉ लगा ही सकते हैं ना ऊपर वाले फिगर में। तो अगर हम ऊपर वाले फिगर में यूजिंग स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या हमको मिलेगा, तो यहां से मिलेगा, देखो ध्यान से, साइन आईसी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। तो यहां से देखो तुम्हें आईसी की वैल्यू मिल जाएगी, आईसी की वैल्यू नीचे लिख दो, तो ये आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। आईसी इज म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। देखो ध्यान से, जितना लिखा है उसमें कोई डाउट है? इतना ही सा कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट यही है। दो कंडीशन है, एक तो लाइट रे डेंसर टू रेयर जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होना चाहिए। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने डिफाइन किया हुआ है, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर।
कभी भूल जाओ कि म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर है या म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर है तो आसानी से बता सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो 1 से कम ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि म्यू जिसका कम होगा अपॉन म्यू जिसका ज्यादा होगा, हमेशा वही रहेगा। सर हाँ बोलो। सर रिफ्रैक्टेड रे सबसे पहले बनेगी ना, मतलब 90 डिग्री ग्रेस करेगी। रिफ्रैक्टेड रे सबसे पहले मतलब समझा नहीं, फिर से बोलो। मतलब हम लोग, आपने बोला था ना, एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कौन सा रे सबसे पहले 90 डिग्री बनेगा, हाँ मतलब रिफ्रैक्टेड रे सबसे पहले बनेगा हाँ वो हाँ। 90 डिग्री। जब हम आई और आर दोनों को बढ़ा रहे हैं तो पहले 90 डिग्री कौन पहुंच रहा है, तो पहले 90 डिग्री रिफ्रैक्टेड रे पहुंचेगी, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन आई, और तभी ये पॉसिबल होगा। तो ये पॉसिबिलिटी तभी है जब डेंसर टू रेयर का ट्रैवल हो रहा है। रेयर टू डेंसर में टीआईआर नहीं होगा, टीआईआर हमेशा डेंसर टू रेयर में ही होगा। पहला वाला जो फिगर मैंने बनाया है ना, पहले वाले फिगर में दोनों रेज होंगी। दोनों रेज का मतलब है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा और पार्शियल रिफ्रैक्शन भी होगा। ये बात समझ में आती है ना, कि नॉर्मली दोनों फिनोमेना होंगे, लेकिन टीआईआर जब हो रहा होगा तो रिफ्रैक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर उस वाले में पार्शियल रिफ्रैक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन में सर हम लोग को रिफ्लेक्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो दोनों ही चीजें नजर आएंगी। प्रैक्टिकली तो दोनों फिनोमेना होते हैं, बट ये है कि जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं, जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारा उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान होता है। बट प्रैक्टिकली दोनों फिनोमेना एक साथ होते हैं हर बार, एक्सेप्ट टीआईआर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। नीचे नोट करके एक पॉइंट इसमें निकालेंगे। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो तुम्हें याद है रिफ्लेक्शन में इन दोनों में क्या रिलेशन था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इन दोनों में क्या रिलेशन था, याद है? बताओ। 180 माइनस 2i। हाँ 180 माइनस 2i था, मतलब उसमें फर्क नहीं पड़ रहा था कि आई कुछ भी हो, डेविएशन इज ऑलवेज 180 माइनस 2i। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा। इसमें हम लोग पहले केस में लेते हैं। पहले केस में लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। देखना जरा ध्यान से, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो देखो, अगर रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है लाइट, इधर हो गया सपोज रेयर मीडियम, इधर हो गया सपोज डेंसर मीडियम, तो बताओ कि कौन सा एंगल ज्यादा होगा, आई बड़ा होगा या आर बड़ा होगा? क्यों भाई? इस बार आई बड़ा होगा। और एज्यूम कर लेते हैं कि रेयर को हम लोग 1 ले लेते हैं और डेंसर को हम लोग म्यू ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो ये बताओ कि डेविएशन कैसे निकालते हैं? डेविएशन निकालने के लिए हम लोग इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं। डेविएशन निकालने के लिए इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रे है ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड हो गई। तो जरा बताओ कि डायग्राम में देख के डेल्टा कितना आएगा? डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे आई माइनस आर आएगी। ठीक है, और अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो वी कैन राइट साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहाँ से अगर हम आर निकालें तो आर की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ साइन आई अपॉन म्यू। देखो कैलकुलेशन क्लियर है?
आर की वैल्यू आएगी साइन आई अपॉन साइन इनवर्स ऑफ साइन आई अपॉन म्यू। क्लियर है? तो यहां से डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा इज आई माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन आई अपॉन म्यू। ये तुम्हें डेल्टा का एक्सप्रेशन मिल गया है। ठीक है ना? अब ये सीधा सीधा फंक्शन तो है नहीं जिसका ग्राफ बना लें, तो तुम इसका ग्राफ याद ही रखो, मैं बना देता हूं। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी तो इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीज होगा, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ये है। नोट कर लो, बस इतना ही है इसमें। आई की वैल्यू कहां से कहां चेंज होगी? आई की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री चेंज होगी। और डेल्टा की वैल्यू ध्यान से देखो, जब आई 90 डिग्री होगा तो डेल्टा कितना आएगा? जब आई 90 होगा तो इस डेल्टा की वैल्यू 90 माइनस आईसी होगी। देखो ध्यान से, क्लियर है या नहीं? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ठीक है? सेकंड केस में लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर अगर हो, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर अगर है, देखो डेंसर टू रेयर में हमें दो अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे। एक बार जब रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक बार जब टीआईआर हो रहा है। ठीक है ना? दो केस अलग अलग बनेंगे। तो पहले केस में हम लोग लिख देते हैं कि आई की वैल्यू आईसी से छोटी है, तब क्या होगा? और दूसरे केस में आई की वैल्यू आईसी से अगर ज्यादा है तो क्या होगा? लाइट ध्यान रखना कहां से कहां ट्रेवल हो रही है, डेंसर टू रेयर। रेयर को हम 1 ले रहे हैं और डेंसर को हम लोग म्यू ले रहे हैं। डेंसर टू रेयर, तो हमको मालूम है कि अगर आई आईसी से छोटा है तो एंगल आर आई से बड़ा होगा। तो उस केस में जो डेल्टा की वैल्यू आएगी, देखो मैं निकाल रहा हूँ, कहीं डाउट हो बताना मुझे, रोक के पूछ लेना। ये वाला एंगल डेल्टा बनेगा, और पहले की तरह अगर हम डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे तो डेल्टा की वैल्यू इस बार आर माइनस आई बनेगी। पहले आई माइनस आर थी। स्नेल्स लॉ अगर लगाएं तो क्या बनेगा? तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन आई, और डेल्टा लिखोगे तो डेल्टा की वैल्यू है आर माइनस आई, तो डेल्टा बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन आई और माइनस आई। ये डेल्टा बनेगा व्हेन आई इज लेस देन आईसी। देखो when I is less than IC। I ग्रेटर देन IC में क्या होगा? तो I अगर ग्रेटर देन IC है तो उस केस में मालूम है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रिफ्लेक्शन होगा, तो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन में डेल्टा मालूम है क्या होता है? रिफ्लेक्शन में डेल्टा की वैल्यू
अभी बताई थी कितनी थी, 180 माइनस 2i। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू बनेगी 180 माइनस 2i। तो यहाँ पे क्या है ना, फंक्शन चेंज होगा, आईसी से पहले फंक्शन अलग है और आईसी के बाद फंक्शन अलग है। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा इसका। तो वो ये वाला पॉइंट हो गया आईसी और ये वाला पॉइंट हो गया 90। तो 0 से लेके आईसी के बीच में ये ग्राफ पहले की ही तरह है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कर्व बनेगा ये। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद सडनली ये ग्राफ जंप कर जाएगा। ये वाला पॉइंट निकालोगे तो आएगा 90 माइनस आई, और बाद में ये वाला पॉइंट आ जाएगा 180 माइनस 2i, और उसके बाद ये फंक्शन जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा 180 माइनस 2i की। तो ये ग्राफ रहेगा कंप्लीट। एट आईसी फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन डिफाइन नहीं है हम तभी बोलते हैं जब फंक्शन के लेफ्ट साइड से वैल्यू और राइट साइड से वैल्यू अलग अलग आ रही हो। तो एट आईसी क्या होगा, तो वी कैन नॉट डिफाइन। एट आईसी इट इज नॉट डिफाइंड। आईसी से जस्ट पहले रिफ्रैक्शन है और आईसी के जस्ट बाद रिफ्लेक्शन है। ग्राफ में जो वैल्यूज हैं उनमें किसी में डाउट है, बताओ भी। सर एक बार आईसी से 90 डिग्री तक का ग्राफ कैसे होगा वो वाला फिर से बता दीजिए। स्ट्रेट लाइन कैसे आए, स्ट्रेट लाइन ये वाली इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है 180 माइनस 2i, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। यस सर। तो हमने क्या किया, आई की जगह आईसी रखा। तो जब आई की जगह आईसी रखोगे तो वैल्यू आएगी 180 माइनस 2ic। तो 180 माइनस 2ic से स्टार्ट किया इसको, और जब तुम आई की जगह 90 डिग्री रखोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फाइनल पॉइंट 0 मिल गया। स्ट्रेट लाइन है तो हमने इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट निकाला, लाइन ड्रॉ कर दी। ओके सर। और ये जो पहले वाला पोर्शन है ये तुम याद रखो, ठीक है ना। ये फंक्शन थोड़ा और कैलकुलस पढ़ लोगे तब ड्रॉ कर पाओगे ग्राफ। बट हमें तुम ध्यान जरूर रखना बस। और एक बात इसमें और जो ध्यान रखनी है इसी ग्राफ से रिलेटेड, वो ये कि व्हेन डेविएशन इज लेस देन 90 माइनस आईसी, देन देयर एग्जिस्ट two different angles of incidence for which same deviation is obtained। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इस लाइन का मतलब क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगर डेविएशन की वैल्यू 90 माइनस आईसी से कम है तो तुम ध्यान से देखो, तो इस ग्राफ में दो पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जहां पे हमको सेम डेविएशन मिलेगा। जैसे मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर डेल्टा पे तुम देखो ध्यान से, तो दो एंगल ऐसे मिलेंगे जिसपे सेम डेविएशन आएगा। एक एंगल I1 होगा और एक एंगल I2 होगा। दो एंगल ऐसे मिलेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक केस हमको रिफ्रैक्शन में भी मिल रहा है और एक केस हमको TIR में भी मिल रहा है। एक केस रिफ्रैक्शन में भी मिल रहा है और एक केस हमको TIR में भी मिल रहा है। लेकिन 90 माइनस आईसी से 180 माइनस 2ic के बीच में तो एक ही एंगल मिल रहा है। 90 माइनस आईसी से 180 माइनस 2ic में एक ही एंगल है। ठीक है ना।
जैसे इसमें यही क्वेश्चन ही करके देख लो कि light ray is traveling from denser medium दिया हुआ है mu equal to √2 to air mu equal to 1. हमें निकालना है find angle of incidence such that angle of deviation is तो A पार्ट में एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री और B पार्ट में एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री. देखो निकालो इसको. A पार्ट में एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री, B पार्ट में एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री. देखो इसमें सबसे पहला एक काम ये कर सकते हो कि सबसे पहले IC की वैल्यू निकाल लो. तो IC की वैल्यू हो जाएगी म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री. ठीक है. अब IC अगर 45 डिग्री है तो 90 माइनस IC भी 45 हो गया. तो पहला वाला जो एंगल है वो 90 माइनस IC से ज्यादा है, यानी कि जो पहला वाला एंगल है वो मिलेगा केवल TIR की सिचुएशन में. तो TIR की सिचुएशन में डेल्टा को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 2i. तो 180 माइनस 2i को तुम 60 लिखोगे तो तुम्हें i की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री मिल जाएगी, यानी 60 डिग्री एंगल पे डेविएशन 60 आएगा. सेकेंड केस में अगर डेविएशन 30 डिग्री है तो इसके दो आंसर बनेंगे. एक बनेगा TIR में क्या आंसर होगा, तो TIR में डेविएशन को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 2i. तो यहाँ से 2i की वैल्यू हो जाएगी 150. तो यहाँ से तुम्हें i मिलेगा 75 डिग्री जब TIR हो रहा है. और दूसरा आंसर तुमको मिलेगा जब रिफ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है. और रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो कैसे निकालेंगे एंगल, मतलब तो भाई sin i upon sin r और एक इक्वेशन r माइनस i से बनाना. और इक्वेशन लिखी है लगा सकते हो. हाँ सही बोला. डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन i माइनस i. तो डेल्टा दिया हुआ है हमको 30 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू म्यू यानी √2 साइन i माइनस i माइनस क्या आएगा साइन i आएगा. सॉल्व कर लो इसको. सर वैसे सॉल्व सर कर लिया बाहर से डेल्टा तो. सर आई उस तरफ ले जाना पड़ेगा ना, डेल्टा प्लस आई करना पड़ेगा फिर साइन इनवर्स फंक्शन यस सर. साइन इनवर्स ऑफ √2 साइन i माइनस i. देख लो जो भी साइन i tan i निकल के आएगा यहाँ. tan इनवर्स ऑफ 1/2 √2 माइनस √3. i आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 1/2 √2 माइनस √3. 2√2 माइनस √3. नीचे ही √3 है. यस सर. ठीक है, वो तो सॉल्व करके जैसे भी आ रहा है. ये क्लियर है ना कि इस पार्ट के आंसर 2 क्यों बने और इस पार्ट के आंसर 1 क्यों है. ठीक है. यस. ठीक है. यस सर. ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं अभी. थ्योरी में तो TIR में इतना ही है. प्रॉब्लम फिर कुछ करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में. ठीक है ना.